आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टोर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो सीधे इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैनेजमेंट ऑफ रिटेल स्टोर ऑपरेशन इज चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव टास्क। अब देखो, रिटेल स्टोर के लिए मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और सेंसिटिव टास्क है। क्यों? क्योंकि इसको काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ में ही टेक ओवर करना होता है। मतलब कि इसको प्लानिंग भी करनी रहती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, वो सारे जो 12th में पढ़े हैं वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि इतनी सारी मैनेजमेंट लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और भी काफ़ी तरीके के मैनेजमेंट्स हैं वो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट जो आ जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन रिटेलिंग, कि रिटेलिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अब अगर तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखोगे तो ये भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि पैसा ही सबसे ज़्यादा लाइक क्रिटिकल चीज़ होती है कहीं किसी भी चीज़ में, बिजनेस हो या फिर रियल लाइफ भी हो उसमें। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम अपना काम बहुत आसानी से किसी से भी करवा सकते हो या फिर अपना काम बहुत आसानी से निकलवा सकते हो। ठीक है, वही चीज़ बिज़नेस के साथ भी होता है। अगर तुम्हारे पास जितना अच्छा खासा पैसा है उतना ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा बिज़नेस ऑपरेट करेगा, और जितनी अच्छी तरीके से तुम्हारा बिज़नेस ऑपरेट करेगा उतना ही तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन मैनेजिंग फाइनेंस इन रिटेल स्टोर्स डिसाइड्स द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इन सबको मैनेज करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो बजट प्लानिंग की, तुमको बजट बना के चलना पड़ता है कि तुम एक्स्ट्रा खर्चा ना कर पाओ, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसको कट ऑफ कर सको। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मेजर, कि तुमको एक मेजर होना चाहिए, एक मेजरमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हें दिखे कि मेरा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या फिर परफॉर्मेंस घट रहा है पहले के कंपैरिजन में, तभी तुम आगे अच्छा ग्रो कर पाओगे। अगर तुम्हें डाउनवर्ड्स ग्रोथ दिख रही है तो तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाए वो ग्रोथ। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब तुम्हें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है और किस तरीके से उन रिसोर्स को तुमको अपने स्टोर में एलोकेट करना है। बेसिकली तुम्हारी इन्वेंट्री है जी, किस तरीके से तुम उसे अपने स्टोर में कौन सी पोजीशन दोगे ताकि उनकी बेटर सेल्स हो, और स्टोर का एनवायरनमेंट बेसिकली ढंग का बना रहे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होता रहे और जब भी वो तुम्हारे स्टोर में आए उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। नेक्स्ट है फ्यूचर बिजनेस एस्टिमेशन। तुम्हें एस्टिमेट होना चाहिए तुम्हारे अपने बिजनेस के बारे में कि तुमको अपने बिजनेस को आगे चल के कहाँ पर लेके जाना है, या फिर आज की डेट पे तुम अपने बिजनेस को 5 साल बाद किस तरीके से इमेजिन करते हो कि वो किस लेवल पे होगा, कैसा काम कर रहा होगा, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा, कौन सी ब्रांचेज होंगी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एनालाइजिंग प्रेजेंट बिजनेस, और साथ ही साथ एनालाइज करना है प्रेजेंट को भी। अब तुमने फ्यूचर का तो सोच लिया, लेकिन अगर तुम प्रेजेंट ही नहीं देख रहे हो तो तुम फिर तो सूखे हुए गड्ढे में डूबने के बराबर काम कर रहे हो कि तुम प्रेजेंट को देख ही नहीं रहे हो। तुमको प्रेजेंट को देखना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस ढंग से काम कर रहा है, कोई कमियां हैं तो उसे ठीक करनी पड़ेंगी, तभी तुम अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकोगे। ठीक है, सो ये था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता था की इशूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स तुमको फेस करनी पड़ती है, कुछ इशूज तुमको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो बजट प्लानिंग। अब बजट प्लानिंग मतलब तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको बजट बना के रखना है कि मेरे को इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इनमें से ही मेरे को सामान लेके आना है, अदरवाइज तुम फालतू के खर्चे कर दोगे जो कि बाद में तुम्हें लॉस करा सकते हैं, तुम्हारे प्रॉफिट को कवर कर देगा लॉस जो है। तो ये सारी चीज़ है, तो तुमको बजट पहले से बनाकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग रिटेल बिजनेस एज अ प्रॉफिट सेंटर। अब तुमको अपने बिजनेस को एज अ प्रॉफिट सेंटर, मतलब तुमको अपने बिजनेस को इस तरीके से देखना है कि तुम उधर से प्रॉफिट निकालने वाले हो। जैसे कि अगर एक कोई आदमी है वो जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब को किस नज़रिए से देखता होगा? वो इस नज़रिए से देखता होगा कि मेरे को वहाँ से सैलरी अर्न करनी है, दैट्स इट, मेरे को अपना उससे लिविंग का कमाना है। और एक कस्टमर, एक बिजनेस मतलब एक रिटेल स्टोर को कैसे देखता होगा कि मेरे को वहाँ से प्रोडक्ट लेना है, सर्विसेज लेनी है और उसके बदले में मेरे को पे करना है, दैट्स इट। वैसे ही तुम एज अ बिजनेसमैन तुमको अपने रिटेल बिजनेस को इस तरीके से देखना है कि इधर से मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, तभी तुम अपने मतलब तभी तुम्हारा जो माइंड है वो तुम इस डायरेक्शन में काम करेगा कि तुम प्रॉफिट अर्न कर सको उस बिजनेस के अंडर से। ठीक है, नेक्स्ट है बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब तक रिसोर्स एलोकेशन तो हम पढ़ते हुए हैं कि रिसोर्स कहाँ से लेके आना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, किस तरीके से उसको स्टोर में रखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसी कैसी उनको सेल्फ स्पेस देनी है ताकि अच्छी तरीके से सेल हो सके प्रोडक्ट। बट बजट एलोकेशन क्या है? मतलब बजट एलोकेशन मतलब तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा बजट कितना होने वाला है और कहाँ कहाँ से तुम बजट को जुगाड़ करने वाले हो। अगर तुम कहीं से लोन वगैरह ले रहे हो या फिर किसी दोस्त से पैसे मांग रहे हो या फिर कुछ भी, क्योंकि अगर तुमको मालूम ही नहीं होगा कि तुमको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड तुम बस ये लिख दोगे कि मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, और फिर जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे और वो उस अमाउंट से कम होंगे जितने तुम्हारे प्रोडक्ट के तुमने लिस्ट बनाई थी, उससे अगर कम निकला हुआ अमाउंट, तो फिर ऑब्वियसली तुमको वापस से सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कौन से प्रोडक्ट रखने और कौन से प्रोडक्ट काट देने उस लिस्ट में से। तो और अगर तुम वो भी नहीं करोगे तो फिर बाद में तुमको नुकसान होगा। मतलब इस तरीके से फिर तुम्हारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लानिंग। तुम देखो, प्लानिंग अगर तुमको बिजनेस की करनी है ना, तो तुमको ऐसे नहीं करना कि किसी भी रूकी को या फिर किसी भी नए बंदे को या फिर किसी ऐसे बंदे को तुमने बोल दिया प्लानिंग करने के लिए जिसको कुछ भी पता नहीं है बिजनेस के बारे में, बिजनेस का भी नहीं पता है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन तुमको ये चीज़
चीज़ पता होगी कि किस तरीके से तुम्हारे कंपटीटर्स दिमाग लगा रहे हैं, किस तरीके से एनवायरमेंट है अभी बिजनेस का, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, ट्रेंड क्या है, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो तुम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए तुमको प्लान को बनाना है। अगर तुम अंधा प्लान बना दोगे तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा बिजनेस फिर फेल हो जाएगा, कोई प्रॉफिट उससे नहीं मिलने वाली है। तो फिर स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम्हारा प्रॉफिट अर्निंग हो पाएगा, क्योंकि तुमने प्रॉफिट सेंटर लेके रखा है बिजनेस को, और तभी तुम्हारी बजट प्लानिंग सही से हो पाएगी और तभी तुम्हारा बजट एलोकेशन भी जो है वो भी सही से हो पाएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो ये है कि परफॉर्मेंस मेजर्स एंड ऑडिट इन रिटेलिंग। अब परफॉर्मेंस मेजर्स सबको मालूम है कि किसी भी परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करना है। नेक्स्ट ऑडिट। अब ऑडिटिंग मोस्टली सबको पता ही होगा जितने भी कॉमर्स के हैं, और जिनको नहीं पता ऑडिटिंग मतलब कि वही होता है कि इंस्पेक्ट करना कि किस तरीके से तुम्हारा जो काम है वो सही है या नहीं है। अब सही है या नहीं है उसको भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो स्केल होता होगा ना। दैट इज वाई तुम बोल सकते हो अच्छा ये सही है और ये गलत है, इस तरीके से सही काम कर रहा है, इस तरीके से गलत काम कर रहा है, ये किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन वी दी अवर परफॉर्मेंस। हम अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस तुमको देखना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्केल तुमको बनाना पड़ेगा उसके लिए। अब स्केल अगर तुमको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहला है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब तुमने कहीं भी मान लो इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अभी बिजनेस को अगर हम छोड़ ले, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट में भी तुम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मतलब तुम डेली इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर पैसा निकाल ले रहे हो, या फिर तुम वीकली पैसा डाल रहे हो निकाल ले रहे हो, या फिर मंथली तुम पैसा डाल रहे हो और निकाल ले रहे हो। नेक्स्ट है कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में ये है कि तुमने पैसा लगा दिया, अब 2 साल चाहे 3 साल 4-5 साल के लिए छोड़ दिए, फिर उसके बाद तुम उसके रिटर्न ले रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल एफडी को भी ले सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, कि एक बार तुमने पैसा निकाल लिया, 10 साल बाद वो मैच्योर होगा, तुम उसको निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम किस तरीके से इसका पे बैक पीरियड अब देखेंगे। ठीक है, पे बैक पीरियड कि हमने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, अब उस बिज़नेस में से हमारे प्रोडक्ट्स, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है या फिर तुम्हारी सर्विस है, उस पर तुमने पैसे लगाए, उसके बाद कितने टाइम बाद तुम्हारे कस्टमर्स आए और फिर तुमको उन्होंने पे किया उस सर्विस या प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो वो तुम्हारा पे बैक पीरियड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता ये है कि तुमको बेनिफिट कितना मिल रहा है। मान लो तुमने 10 रुपये अगर इन्वेस्ट किए तो तुमको 20 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली तुमको 10 रुपये का बेनिफिट हुआ है। इसको तुम अगर रेशियो फॉर्म में लिख दोगे तो इसी को हम कहेंगे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है BCR इक्वल्स टू PVB डिवाइडेड बाई आई, जहाँ पे PVB का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और आई का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब तुमने स्टार्टिंग में उस पर पैसा लगाया था वो, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई। जैसे कि देख सकते हो प्रॉपर्टी खरीदते हैं हम कोई, आज की रेट पे अगर वो 5 लाख की है, शायद वो 2-4 साल 5 साल 10 साल बाद हो सकता है 7-8 लाख की भी हो जाए। ठीक है, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की डेट पे उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मतलब अगर इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे, अगर तुमने 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था, तुमने 20 रुपये में बेचा और तुमने इस पर एक्सपेंसेस भी अपने ऐड कर दी, लाइक तुमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आया, उसको डिलीवरी चार्जेस जो आए, ठीक है, और उसको तुम अपने वेयर हाउस में रखने का भी अगर तुमने कॉस्ट, मतलब जितने भी तुम खोल के कॉस्ट निकाल सकते हो सारे चिपका दो, और उसके बाद फिर जो उसका ग्रॉस वैल्यू जो कि 20 अब तुमको प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से माइनस कर दो। तो अगर 5 रुपये भी अगर तुम्हारी कॉस्ट आई है तो फिर उससे तो अगर तुम माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली 20 माइनस 15 जो आ जाएगा 5, तो तुम्हारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम बोल सकते हैं कि द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। मतलब तुमने जो डिस्काउंट्स वगैरह दे के रखे हैं, हाँ, और इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट्स को भी तुम ऐड कर सकते हो। अगर तुमने डिस्काउंट 0 रखे हैं, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे नॉर्मल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और डिलीवरी, ये सब को अगर तुमने करके रखा है, अब जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो तुम्हारा इंटरनल रेट ऑफ वैल्यू। अभी हो सकता है समझ में ना आए, अगर नहीं भी आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में हो जाएगा क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, GMROI। ये एक्चुअली बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे के रखा है, बट आगे चलने पे इस पे और भी ज़्यादा लाइक मतलब पूरा एक ये टॉपिक ही है, उसके ऊपर डिस्कस करना है। ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब तो तुमने जितना पैसा लगाया उसमें से तुमको लाइक लमसम कितना अमाउंट वापस आ गया। जैसे मैंने बोला था 10 का इन्वेस्ट किया तो तुमको 20 आया रिटर्न्स, और अगर तुम वो कॉस्ट वॉस्ट भी अगर ऐड कर दोगे तो 5 की और कॉस्ट आ गई तो 15 हो जाएगा टोटल कॉस्ट। तो अगर उन कॉस्ट को ना भी लो तुम, ठीक है, माइनस ना करो, खाली प्रोडक्ट जो जितने भी तुमने खरीदा और फिर जितने भी तुमने बेचा अगर उसको करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा GMROI। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टास्क परफॉर्म्ड इन रिटेल फर्म्स। अब टास्क परफॉर्म मतलब एक रिटेल फर्म में क्या ही काम होता है, बेसिकली खरीदना और बेचना ही होता है, बट उसके पीछे भी इन्हीं चीज़ों को परफॉर्म करने के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट करनी है, वो भी कैसे, स्ट्रैटेजिक वाली। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रैटेजी बना के तुमको मैनेज करना है, क्योंकि तुमको मालूम है कि बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है, कंपटीटर्स एंड ऑल।
वापस से उसको बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रैटेजी बना के तुमको मैनेज करना है अपने बिजनेस को, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेरे को इस तरीके से प्रॉफिट निकालना है, इस प्रॉफिट को निकालने के लिए मैं इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इन्हीं को अपने प्लान में मैं इंप्लीमेंट करूँगा और इसी तरीके से मैं अपने बिजनेस को मैनेज करूँगा। नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग। ओके, नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग। अब अगर हम मर्चेंडाइजिंग की बात करें तो मर्चेंडाइजिंग मतलब तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद के स्टोर में लाने के बाद तुम किस तरीके से उसको एंड प्रोडक्ट किस तरीके से अपने कस्टमर को दे रहे हो। दैट मीन्स कि तुमने प्रोडक्ट लेके आए, फिर तुमने देखा है ना दुकान में एक छोटे छोटे रिटेल स्टोर में खुले मसाले मिलते हैं, खुले चीनी या फिर खुली मिर्चियाँ मिलती है, फिर उसको रिटेलर्स लाइक पन्नी में पैक करके तुमको दे देते हैं। तो वो उन्होंने उस तरीके से उसको मर्चेंडाइज किया, ठीक है। या फिर कई रिटेलर अपने प्रोडक्ट मतलब लेके आते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद उसको अपनी तरीके से कस्टमाइज़ करके फिर बेचते हैं। तो उसको हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। इसको पूरे को प्रोसेस कहते हैं हम, ठीक है। ये पूरा मर्चेंडाइजिंग का एक प्रोसेस होता है। ये भी इसके ऊपर भी आगे चल के एक चैप्टर है, उसको उसमें पढ़ने से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉप मैनेजमेंट। तो आपको किस तरीके से मैनेज करोगे, तुम्हारी दुकान है, तुमको खुद को चलाना है, तो किस तरीके से तुम करोगे, बिलिंग कैसे करोगे, एनवायरनमेंट लाइटिंग्स किस तरीके से रखोगे, ऑडियो मतलब वही वो साउंड्स जो हमने पहले पढ़े थे, तो म्यूजिक वो सारी चीज़ें। और बस इतना ही था, और भी होगा कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा वरना और लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब इन सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के बीच में कस्टमर को कैसे बोल सकते हैं, तो कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे रखने के लिए कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस CRM रिफर्स टू ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो कोई भी इस डायरेक्शन में ध्यान रखती है कि तुमको अपने बिजनेस के प्रति अपने कस्टमर का रिलेशन किस तरीके से अच्छा रखना है, लाइक उनको कस्टमर सर्विस अच्छे से देनी है, उनको प्रोडक्ट अच्छे देने, ठगना नहीं है, ठीक है, खराब प्रोडक्ट्स नहीं देने, ये सारी चीज़ें हैं। और भी इसके ऊपर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, आगे वाले चैप्टर में ये भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल स्टोर। अब इसके अंदर क्या है कि हम मॉनिटर करने वाले हैं कि स्टोर के अंदर, मतलब पिछले टॉपिक में हमने देखा कि हमारा स्टोर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल स्टोर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे स्टोर के अंडर में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका सबसे एक बेस्ट मेजर जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है सेल्स पर स्क्वायर फीट। इसकी मदद से हम देखते हैं, मतलब कि हम 1 स्क्वायर फुट से हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। मतलब मान लो 1 स्क्वायर फुट आपके स्टोर का कोई जगह है, मतलब इस स्टोर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका अगर 1 स्क्वायर फुट निकालोगे, उसके अंदर आपने कुछ शेल्फ्स रखे होंगे। अब शेल्फ्स में किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं या कम बिक रहे हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब 1 स्क्वायर फुट से हम कितना प्रॉफिट हम निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम कहीं पर किसी स्क्वायर फुट पर कम प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अब रीजंस कुछ हैं कि हमारा SPF मतलब सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर अच्छा नहीं है अगर हमारे स्टोर का, तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो पुअर प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट में उतनी कुछ खास बात नहीं है, हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज मिक्स हमारे स्टोर का अच्छा नहीं है, हमने मतलब बेसिकली स्टोर को ढंग से डिज़ाइन करके नहीं रखा और हमारे प्रोडक्ट जो है हमने सही से सेल्फ असाइन नहीं करके रखा हो, ये सारी चीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट फ्लोर इन्वेंट्री, मतलब हमारे जो शेल्व्स वगैरह हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, हमने उनको अच्छे से भर के नहीं रखा है। दूसरा कि साइज़ भी नहीं है, मतलब हमने कलर वलर सब कुछ मैच हो गया, ठीक है, और कस्टमर को पसंद भी आ गया, लेकिन जब उसने पूछा कि साइज़ बताइए तो उसके साइज़ का अगर मिला नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला नहीं है। नेक्स्ट है अनकम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब अगर तुम प्राइसिंग को अचानक से एकदम हाई रख दोगे अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में, या फिर जो राइवल प्रोडक्ट्स हैं इसके उसके कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख लोगे, तो कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, क्योंकि हर कोई चीपर प्रोडक्ट चाहता है, क्योंकि बेस्ट मतलब अपने प्राइस का वो बेस्ट सर्विस या प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर सेल्स एंड कस्टमर सर्विस पर्सनल। अब अगर तुम सेल्स पर्सन ही तुम्हारे अच्छे नहीं है, मतलब उनका नेचर ही अच्छा नहीं है और तुम मतलब तुम्हारे कस्टमर से एकदम रूडली बात कर रहे हैं, ठीक है, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर कोई उनसे पूछ रहा है तो वो हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है, ये सारी चीज़ को अगर तुम रखोगे, ऐसे कस्टमर्स को अगर तुम टैकल करोगे, फिर नहीं होगा तुम्हारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है पुअर सेल्स भी इसीलिए होगा क्योंकि मतलब सॉरी पुअर सेल्स तो मैंने इसी के अंडर का बोल दिया, पुअर सेल्स भी इसी रीज़न से होगा कि तुम्हारे जो सेल्स पर्सन है वो अच्छे नहीं है। नेक्स्ट है पुअर लोकेशन, अगर तुमने एकदम ही दूर मतलब सिटी लोकेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर रख दिए जो कि तुम्हारे स्टोर तक आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सारी चीज़ अगर तुम्हारी होगी और पार्किंग वगैरह नहीं है तुम्हारे स्टोर में, और तुम्हारे अगर स्टोर को ईजिली लोकेट नहीं कर सकता अगर कोई, सबको मतलब ईजी रूट पता नहीं है, तो फिर तुम्हारे स्टोर के सेल्स ऑब्वियसली जो कम हो जाएंगे। नॉन ऑप्टिमल स्टोर ऑपरेशन आवर्स, नॉन ऑप्टिमल मतलब लोग जिस टाइम पे फ्री है, मतलब जिस टाइम पे उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मतलब अगर तुम 24/7 खोलते हो तब तो फिर किसी भी टाइम अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आएगा तो तुम उसको प्रोडक्ट का सर्विस दे सकते हो, ये है। तो कस्टमर सर्विस
तुम उस टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हो तो मोस्ट चांस है कि कस्टमर कभी भी आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे दूध वगैरह खरीदना है या अंडे खरीदना है, तो ये सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए मोस्टली दूध अगर है तो सुबह सुबह ही लेने आ जाता है, तो तुम्हारा स्टोर सुबह खुला रहना चाहिए। और मेरे को इससे बेस्ट एग्जांपल आया नहीं, अगर आया होगा तो कमेंट में लिख देना, मुझे नहीं आया। नेक्स्ट है पुअर स्टोर लेआउट। तुम्हारा स्टोर का लेआउट अच्छा नहीं है, मतलब तुमने प्रोडक्ट को जैसे तैसे कहीं पर भी रख दिया, तुमने सेल्फ को भी किसी तरीके से भी जमा के रख दिया, वो अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा, तो किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट को खोजने में दिक्कत आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, तुम्हारे स्टोर का डिज़ाइन अच्छा नहीं है। अब तुम्हारे स्टोर का अगर डिज़ाइन ही अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि शेल्फ्स भी फिर ढंग से नहीं हो पाएंगे, और शेल्फ भी ठीक से नहीं हो पाएंगे तो फिर प्रोडक्ट्स भी तुम ढंग से नहीं रख पाओगे। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट या पुअर मार्केटिंग। अब तुम्हें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। जब भी कोई नया ब्रांड आता है मार्केट में तो वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है, एडवर्टीजमेंट्स करता है, ठीक है, डिस्काउंट्स देता है, कम रेट पर प्रोडक्ट बेच रहा होता है, स्टार्टिंग में लॉस में भी कभी कभी प्रोडक्ट बेचता है ताकि ज़्यादा कस्टमर बेस वो क्रिएट कर सके। फिर वो उसके बाद धीरे धीरे इन प्राइस को बढ़ाना चालू कर देता है, या फिर जो भी, अगर उसका कस्टमर बेस एक बार बन जाए तब। अगर वही तुम्हारा सही नहीं है, तुमने मार्केटिंग ही ढंग से की नहीं, किसी को पता ही नहीं है तुम्हारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उनको सपना तो आएगा नहीं कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में सपना देखें और ख़रीदने के लिए आ जाए। नेक्स्ट है फिक्स्ड कस्टमर परसेप्शन। अब किसी किसी कस्टमर का परसेप्शन बन जाता है कि इस स्टोर में मैं गया था तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, तो अब उसका एक्सपीरियंस जब अच्छा नहीं था तो वो अब वापस से तुम्हारे स्टोर में नहीं आएगा। ज़्यादातर चांसेस यही है। अगर किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो वापस से स्टोर में आएगा, और दूसरी बात ये है कि वो उस स्टोर को प्रमोट भी करेगा, अपने दोस्तों को भी बोलेगा कि वो स्टोर में मैं गया था, वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर वहीं पर अगर उस स्टोर से उसको अच्छा नहीं लगा तो वो उल्टा बाकी लोग को भी बोलेगा कि उस स्टोर पर मत जाना, वो ज़्यादा अच्छा स्टोर नहीं है, और मतलब वहाँ के सेल्स पर्सन अच्छे नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, कुछ भी मतलब सही नहीं है, तो वो तुम्हारी बुरी तरीके से मार्केटिंग करेगा एक तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये इसके अंडर ही आता है, मतलब इस टॉपिक के अंदर ही आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सेल्स पर स्क्वायर फुट किस चीज़ के लिए हम मेज़र करते हैं, कि हमें देखना है कि हम प्रॉफिट कितना अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, ROI से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिटेल स्टोर। ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यूनिट 6 जो कि था स्टोर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बाद आई है, सॉरी, क्योंकि अभी असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम पास आ रहे थे तो इसीलिए अभी वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो धीरे वीडियो आ रही है। इसके बाद वाली भी शायद थोड़ी धीरे आए, बट जैसे ही एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होते हैं उसके बाद से मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो आपको पता है क्या करना है, अब मैं बार बार रिपीट क्या करूँ, वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाती है, अगर इन सब सारी चीज़ों को भी डालूंगा तो और भी लंबी हो जाएगी। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।